जरा सोचिए, एक माँ अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही है और कह रही है कि मैं अहिल्याबाई होलकर की तरह हूँ, जिन्हें अपने बेटे को भी कुचलवाना पड़ा। और मैं ये किसी फिल्म के सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक भारतीय राजनीति का सच है जो हम आज आपको सुनाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे सह्याद्री की पहाड़ियों से एक किसान परिवार तमाम मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए ग्वालियर रियासत की नींव रखी। जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट वाले बक्से में मिल जाएगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की सियासत में सिंधिया परिवार की भूमिका पर। तो बिना किसी भूमिका के सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आपका स्वागत है किस्से कहानियों के 5वें एपिसोड में। राजमाता विजया राजे सिंधिया नेपाल के राणा परिवार से थीं, शाही रिवायती लेकिन राजनीति से दूर। फिर 1950 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें राजनीति में धकेल दिया। राशिद किदवई अपनी किताब हाउस ऑफ सिंधिया में लिखते हैं, नेहरू को ग्वालियर राजघराने पर शक हो गया था। वजह दो थीं, पहली गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल के ग्वालियर से जुड़े होने का आरोप, और दूसरी 1951-52 के चुनावों में हिंदू महासभा की बड़ी जीत। नेहरू को ये बात रास नहीं आई। नेहरू ने सिंधिया परिवार पर कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बनाया। राजमाता को ये बात पसंद नहीं आई और वो बिना जीवाजीराव को बताए दिल्ली गईं और नेहरू से मुलाकात की और नेहरू से कहा कि महाराजा को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। नेहरू ने बातों बातों में कहा, तो फिर 1957 का चुनाव आपको लड़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद बल्लभ पंत ने भी राजमाता को यही सलाह दी। इस तरह से 1957 में विजया राजे सिंधिया ने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत भी गईं। अब राजमाता कांग्रेस से सांसद, लेकिन उनका मन वहां कभी बसा नहीं। उनके भीतर का शाही स्वाभिमान और विचारों की स्वतंत्रता कांग्रेस की समाजवादी नीतियों और केंद्रीकरण से अक्सर टकराती रही। फिर 1966 पचमढ़ी की सभा में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र ने राजघरानों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। डीपी मिश्र की यह बात राजमाता को चुभ गई। राजमाता इस बात से इतनी उखड़ गईं कि डीपी मिश्र की सरकार ही गिरा दी। इस घटना पर हमने पूरा वीडियो बनाया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगी। डीपी मिश्र की सरकार गिराने के बाद लोग उन्हें राजमाता कहने लगे। अब वह विपक्ष की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हुई और इंदिरा गांधी की मुखर आलोचक थी। टकराव अपने चरम पर पहुंचा। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की। राजमाता उस रात दिल्ली में अपनी बेटी यशोधरा का जन्मदिन मना रही थीं। तभी उन्हें खबर मिली कि आपकी गिरफ्तारी का आदेश हो चुका है। बेटे माधवराव सिंधिया, जो उस समय जनसंघ के सांसद थे, नेपाल भाग गए। मां और बहनों को भी नेपाल आने का संदेश भेजा, लेकिन राजमाता ने छिपने के बजाय ग्वालियर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पहले पचमढ़ी और फिर तिहाड़ जेल में डाला गया। सलाखों के पीछे बैठी राजमाता समझ गई थीं कि सियासत ने सिर्फ उन्हें नहीं, उनके परिवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। इमरजेंसी खत्म हुई, राजमाता बाहर आई, बेटा वापस लौटा। कुछ वक्त के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा। राजमाता राजनीति से दूर परिवार के साथ समय बिताने लगी। लेकिन जल्द ही सरदार संभाजी राव आंगड़े, जो राजमाता के सबसे करीबी रणनीतिकार माने जाते थे, जेल से रिहा होकर लौटे। राजनीति की बातों ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। राजमाता ने दोबारा सियासत में सक्रिय होने का फैसला किया, जिसके बाद मां और बेटे के बीच टकराव की स्थिति बन गई। माधवराव को लगता था कि सरदार आंगड़े उनकी मां और उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार हैं। धीरे धीरे राजमाता और माधवराव के रास्ते अलग होते गए। राजमाता ने जनता पार्टी और फिर 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भूमिका निभानी शुरू की। वह पार्टी की संस्थापक उपाध्यक्ष बनी। दूसरी तरफ माधवराव अपनी मां की
हिंदुत्व वाली राजनीति से सहमत नहीं थे। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े एक लिबरल लीडर थे और यह एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपनी मां और आंगड़े की सियासत को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, यह एक बेटे की अपनी मां के खिलाफ खुली बगावत भी थी। टकराव अपने चरम पर पहुंची 1984 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ने उतरे, क्योंकि ग्वालियर उनका गृह नगर था और उन्हें राजमाता का पूरा समर्थन हासिल था। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। माधवराव सिंधिया को वाजपेयी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। माधवराव ने पहले अपनी सुरक्षित सीट गुना से पर्चा भरा और नामांकन के आखिरी दिन आखिरी कुछ घंटों में ग्वालियर पहुंचकर वाजपेयी को भी चुनौती दी। अब ग्वालियर की लड़ाई सिंधिया बनाम सिंधिया बन गई थी, क्योंकि पर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भरा गया था, लेकिन उन पर आशीर्वाद तो राजमाता का ही था। राजमाता ने पहली बार अपने ही बेटे के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा कि मैं अहिल्याबाई होलकर की तरह हूँ, जिसे अपने लोगों के लिए भी अपने बेटे को भी कुचलवाना पड़ा। जवाब में माधवराव ने अपनी मां के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2.25 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया। इस चुनाव ने माधवराव को कांग्रेस का हीरो बनाया, लेकिन मां और बेटे का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। सियासत चीज ही ऐसी है, जब ये खून के रिश्तों से टकराती है तो विरासत सिर्फ जमीन या महल की नहीं, रिश्तों के भी बट जाती है। अब लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं थी, ये एक जायदाद और विरासत की लड़ाई बन चुकी थी। वीर संघवी अपनी किताब माधवराव सिंधिया लाइफ में लिखते हैं, ग्वालियर का भव्य जयविलास पैलेस 2 हिस्सों में बंटने लगा। महल के अंदर के कमरों और विंग्स पर ताले लगने लगे। राजमाता ने जयविलास छोड़ दिया और पास ही बने रानी महल में रहने चली गई। वो महल जो कभी पूरे सिंधिया परिवार की शान था, अब 2 पक्षों का मैदान बन गया। यहाँ तक कि नौकरों और कर्मचारियों को भी चुनना पड़ा कि वो माँ के साथ हैं या बेटे के। यह विवाद सिंधिया घराने के पूजनी पन्ने के शिवलिंग तक जा पहुंचा। एलमंड का शिवलिंग, जिसे महाजी सिंधिया अपनी पगड़ी में पहनते थे, राजमाता ने शिवलिंग लौटाने की मांग की और जब बात नहीं बनी तो आमरण अनशन की धमकी दे दी। माधवराव को झुकना पड़ा और आखिरकार उनकी पत्नी माधवी राजे ने भारी मन से वो शिवलिंग अपनी सास को लौटा दिया। लेकिन इस लड़ाई का सबसे कड़वा अध्याय राजमाता ने अपनी वसीयत में दर्ज किया। 1985 में लिखी गई उस वसीयत में उन्होंने माधवराव को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया। एक और पंक्ति ने इस टूटे हुए रिश्ते की पूरी तस्वीर बयां कर दी। लेकिन दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया राष्ट्रीय राजनीति के चमकते सितारे बन गए थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज को हराया था, इसका इनाम भी मिला। 1986 में उन्हें राजीव गांधी ने रेल मंत्री बनाया। तब भारतीय रेल की छवि कुछ खास नहीं थी। ट्रेन लेट होती थी, डिब्बे गंदे रहते थे और टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। क्या ये हालात सिर्फ उस दौर के थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, हम तो बात कर रहे हैं उसी दौर की जब माधवराव ने रेल मंत्रालय को एक सीईओ की तरह चलाया। उनका सबसे बड़ा कदम था रेलवे रिजर्वेशन का कंप्यूटराइजेशन। आज तो ऑनलाइन टिकट बुक करना आम बात है, लेकिन 80 के दशक में ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। वीर संघवी और नमिता भंडारे लिखते हैं कि माधवराव इस प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर करते थे और तमाम सरकारी अड़चनों के बावजूद इसे जमीन पर उतारने में सफल रहे। इतना ही नहीं, भारत की पहली एयर कंडीशन इंटरसिटी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी उनकी ही देन थी। वंदे भारत आने से पहले तक शताब्दी ही प्रीमियम रेल यात्रा का पर्याय मानी जाती थी। माधवराव ग्वालियर के महाराजा थे। छोटे मोटे लेन देन की आदत ना उन्हें थी न जरूरत। इससे उनकी छवि बनी मिस्टर क्लीन की, और जब छवि साफ हो और काम दमदार
तो नेता अपने आप जनता के दिलों में उतर जाता है। लेकिन फिर आया 1996 और एक तूफान जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। हवाला कांड। जैन बंधुओं की एक डायरी में दर्ज थे कई बड़े नेताओं के नाम और उनमें एक नाम माधवराव सिंधिया का भी था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन आरोप थे तो उन्होंने बिना देर किए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। जब चुनाव आया तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। एक योद्धा अब अकेला पड़ गया था। माधवराव ने नई पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। ग्वालियर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। कुछ समय बाद अदालत ने उन्हें हवाला मामले से बरी कर दिया। वो फिर से कांग्रेस में लौटे और इस बार पहले से भी बड़ा कद लेकर। अब वो सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि सोनिया गांधी के विश्वस्त सलाहकारों में एक थे। कई लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार भी मानने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 सितंबर 2001 एक विमान दुर्घटना में माधवराव समेत 8 लोगों की मौत हो गई। माधवराव सिंधिया 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। अब सबकी निगाहें उनके 30 साल के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी। अमेरिका की हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा एक नौजवान कॉरपोरेट की दुनिया में सुकून भरे जिंदगी बिता रहा था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की विरासत एक साये की तरह उनके साथ हो चली और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने गुना से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। यहीं से शुरू हुआ उनका सियासी सफर। यूपीए सरकार में वो मंत्री बने और एक मॉडर्न, पढ़े लिखे, साफ सुथरे चेहरे के तौर पर उभरे और कुछ ही सालों में कांग्रेस के भविष्य कहे जाने लगे। मगर 2014 की हार ने कांग्रेस की फिजा ही बदल दी। पार्टी के अंदर नए पुराने नेताओं की खींचतान बढ़ी। 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम भी शामिल था, मगर बाजी कमलनाथ ने मारी। कहा जाता है कि इसमें दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की भी अहम भूमिका रही। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला, जो उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ ही महीनों में जो दिल में था वो जुबां पर आने लगा। एक बार उन्होंने खुद अपनी ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो मैं सड़क पर उतर आऊंगा। और फिर आया मार्च 2020। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। यह सिर्फ दल बदल नहीं था, ये एक तरह की घर वापसी थी। उनकी दादी विजया राजे सिंधिया बीजेपी की संस्थापकों में से थीं। उनकी बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे दोनों बीजेपी की कद्दावर नेता। उनके इस कदम ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी और एक सियासी सर्कल मुकम्मल हो गया। जो कभी राजमाता और उनके बेटे के बीच की तकरार से शुरू हुआ था, लेकिन सिंधिया खानदान की कहानी सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है। ये कहानी है दौलत की, विरासत की और अदालती जंग की। ये कहानी है उस खानदान की जिसने बदलते दौर के साथ खुद को ढालना सीखा। कुछ लोग इसे राजनीतिक अवसरवाद कहेंगे और शायद ठीक भी कहेंगे, लेकिन कुछ इसे वक्त की चाल समझने और जिंदा रहने की फनकारी भी कहेंगे। पर एक बात तो तय है, सिंधिया खानदान जानता है कि वक्त के साथ तख्त कैसे बदले जाते हैं और उस पर टिके कैसे रहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले रविवार रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।